सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इंडिया जैसे नेशन की बात करते हैं तो ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया के पास्ट ने ही इंडिया के प्रेजेंट को इम्पैक्ट करा है। इंडिया में कई बार हमें इन्वेजन देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम पास्ट में जाते हैं तो ग्रीक्स ने, टर्क्स ने इंडिया पर इन्वेड करा। फिर हमें ब्रिटिश लोगों का कितने समय के लिए राज देखने को मिला, राइट। तो यही सब हम देखने वाले हैं। मेन हम ब्रिटिश के कॉलोनियलिज्म वाले फेस पर फोकस करेंगे और उसका इंडिया के ऊपर आज के समय में क्या इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे। तो देखिए, अगर हम इंडिया के कॉलोनियल एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो इसने मॉडर्न इंडिया को शेप करा है। अब आप सोचेंगे मॉडर्न इंडिया को शेप करा है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को शेप करा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में ही ये मॉडर्न आइडियाज़ इंडिया के सामने आए, लेकिन साथ में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हमें देखने को मिले। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जब इंडिया को कैप्चर करा गया, ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर राज था, उस समय हमें वेस्टर्न लिबरलिज्म के बारे में पता चला, फ्रीडम के बारे में मालूम चला। मतलब हमें पता चला कि यार जो फॉरेन में लोग रहते हैं उनके पास आज़ादी है, फ्रीडम है, वो पढ़ाई कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा इंडिया में क्या हो रहा था कि वही लोग जो अपने देश में पूरी आज़ादी मनाते हैं वो इंडिया को कैप्चर करे हुए थे। इंडिया के लोगों के पास आज़ादी नहीं थी। कॉलोनियल पीरियड में हमसे हमारी फ्रीडम ही छीन ली गई थी। तो देखिए कितना बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन के चक्कर में इंडिया का स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज हमें देखने को मिला, और इसीलिए हम पहले चैप्टर में स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं और दूसरे में कल्चरल चेंज की बात करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड और जो भी हमारा कॉलोनियल पीरियड था उसने इंडिया को कैसे क्या इम्पैक्ट करा हुआ है। आपको लगता होगा इंडिया तो अब इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, अब हमें क्या लेना देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलोनियल लेगेसी का इंडिया पर आज भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारी डेली लाइफ में। हमारा लीगल सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, सारा ब्रिटिश इंस्पायर्ड है। हम आज भी वही फॉलो कर रहे हैं। हम आज भी लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, आप यूएसए में चले जाइए, उन लोग राइट साइड में करते हैं। हम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फूड खाते हैं, आपने सुना होगा कटलेट वगैरह का नाम, ये ब्रिटिश में फेमस है, ब्रिटेन में फेमस है, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। स्कूल में बहुत सारी जगहों पर आपको नेकटाइज देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई इंडिया में, ये ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है। फिर आप इंडिया में ये भी देखते हैं, हम वेस्ट की बहुत सारी चीज़ों को एडमायर करते हैं, यार ये वेस्ट के बारे में ये चीज़ कितनी अच्छी है, वो चीज़ कितनी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इंडिया में हमें उनके लिए प्यार भी देखने को मिलता है, नफरत भी देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यही सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को शेप करती हैं। मतलब कॉलोनियलिज्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें इंडिया पर देखने को मिलता है और वही हम पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल अगर हम देखते तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लीजिए। भाई इसका तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ब्रिटिशर आए, इंडिया में इंग्लिश लेकर आए, हमने इंग्लिश बोलना चालू करी, इंग्लिश वगैरह हमने सीखी। इससे इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक एज मिला। इंडिया के ज़्यादातर लोग एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, कुछ लोग तो बहुत सारी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं। तो भाई इंग्लिश आज हर कोई बोलता है, तो हम ग्लोबल लेवल पर एक एज रखते हैं। लेकिन फिर भी इंग्लिश आज के समय में भी क्या है, एक सिंबल ऑफ प्रिविलेज है, हर किसी के पास नहीं है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो शायद आप इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, लेकिन अगर आप एक बहुत ही रईस परिवार से हैं तो आपने इंग्लिश सीखी भी होगी, वही आप बोलते होंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है सोसाइटी पर। आपने देखा है इंडिया में अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वाओ ये तो इंग्लिश बोल रहा है, ये हमें इंडिया में देखने को मिलता है और ये एक प्रिविलेज है आज भी इंडिया में। तो अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी नहीं है तो भाई जॉब वगैरह में आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पहले के वो लोग जिन्हें बहुत डिसएडवांटेजेस थे, जैसे दलित्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में इनकी पहले रिस्पेक्ट नहीं करी जाती थी, बहुत सफ़र इन्होंने करा है। तो अगर इनसे इंग्लिश आती है तो इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस लैंग्वेज ने अच्छा काम भी करा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म के चक्कर में कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें इंडिया में देखने को मिले। मेनली हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, अर्बनाइजेशन पर फोकस करेंगे और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स हमें क्या देखने को मिले। तो जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज होते हैं ना, ये इंटरट्विन्ड है, इनको ज़्यादा सेपरेट नहीं करा जा सकता। इसलिए हम दोनों चैप्टर में इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक निकल कर आता है अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, इंटरेस्ट बन गया है तो कमेंट में लिख दीजिए भैया आई एम सुपर एक्साइटेड, और फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा, नए बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और अब हम इसे पूरा देख लेते हैं।
तो सबसे पहले कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में बोलें, इट मीन्स वन कंट्री रूलिंग ओवर अदर। जैसे हमने ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है। भाई वो तो अपनी इंडिपेंडेंस मना रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें कैप्चर कर लिया था, बहुत सारी कंट्रीज को कैप्चर करा हुआ था, बहुत एरियाज में उनका इन्फ्लुएंस और उनका इन्वेजन हमें देखने को मिला था। तो इसने बहुत यूनिकली और एक डीप इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर डाला है, वो हम देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा ना पीछे जाने की ज़रूरत है। कैपिटलिज्म जब इतना फेमस नहीं था, अगर हम उससे पहले वाले फेज की बात करते हैं, तो उस समय अगर हमें कोलोनियलिज्म देखने को मिलता था, कोई भी अगर किसी को इन्वेड करता था ना, तो वो इंटरफेयर नहीं करता था, वो लेते थे ट्रिब्यूट। मतलब आपके क्रॉप्स का शेयर हमें दे दो या फिर कुछ पैसे हमें दे दो, बाकी हमें लेना देना नहीं है, इतना परसेंट हम ले लेंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर थे ये कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, तो इन्होंने ना इंटरफेयर करना चालू करा। हम आपको बताएंगे कि आप पैसे कैसे कमाओगे, हम आपको बताएंगे आप कौन से क्रॉप्स ग्रो करोगे, कौन से नहीं करोगे, कहाँ पर काम करोगे, कहाँ पर नहीं करोगे। मतलब पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को इन्होंने चेंज करके रख दिया है ना। तो इंडिया के सिस्टम को इनने बदला क्यों? सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। मतलब हमारे जो लैंड ओनरशिप के लॉस थे, हमारा जो क्रॉप कल्टीवेशन था, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हमारा जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, हर एक चीज में इन्होंने अपनी टांग अड़ाई, क्योंकि इनको अपना प्रॉफिट कमाना था। तो इस चक्कर में इंडिया में जो चीजें बहुत अच्छी थी वो भी बर्बाद हो गई थी। ये नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब इन्होंने फॉरेस्ट के हिस्से को क्लीन करा प्लांटेशन के लिए। फिर ये फॉरेस्ट एक्ट लेकर आ गए, तो जो कैटल फार्मर्स होते हैं, पेस्टोरल हमारे होते हैं, इनका लाइवलीहुड इनसे छीन लिया गया। मतलब अब आज़ाद नहीं हो, हम आपको बताएंगे कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। इन्होंने कंट्रोल करना चालू करा, है ना। तो ये चीज़ हमें इनकी देखने को मिली। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है इंडिया पर, वही हम पढ़ेंगे। इससे ब्रिटिश कैपिटलिज्म तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, लेकिन हम पर तो इम्पैक्ट आया ना, वो हम देखेंगे कि क्या आया, कैसे आया। तो देखिए, कोलोनियलिज्म के चक्कर में ना सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें लोगों का देखने को मिला, इंडिया में भी और अब्रॉड की तरफ भी। ये लोगों को इधर से उधर भी भेजते थे काम के लिए, कई बार लोगों को मजबूरी में भी जाना पड़ता था। जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में, झारखंड के लोग गए असम टी में प्लांटेशन में काम करने के लिए, है ना। बहुत सारे इंडियंस को दूसरे दूसरे देशों में भेज दिया गया, वहां से वो कभी वापस भी नहीं आ पाए। कुछ लोग तो बेचारे बीच रास्ते में ही इस दुनिया से चले गए। और आज बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे बाहर चले गए, अब उनकी आगे वाली पीढ़ी वहीं रहती है और उन्हें हम इंडियन ओरिजिन का डिसेंडेंट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि इंटरव्यू आता है कि हमारे दादा के दादा इंडिया में रहा करते थे, या हमारे दादाजी इंडिया में थे, अब हम यहाँ पर हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो कॉलोनियलिज्म ने लीगल, कल्चरल, आर्किटेक्चरल एरियाज में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस लेकर आया, ठीक है। जैसे अगर अब हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था ये सोचकर कि जब इंडिया वाले पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। मतलब जो हमारा ब्रिटिश रूल है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे स्लेव की तरह काम करेंगे। लेकिन जब इंडिया ने उसके बारे में पढ़ा, इंडिया के लोगों ने, कि भाई राइट्स भी कुछ होते हैं, आज़ादी नाम की भी कोई चीज़ होती है, नेशनलिज्म भी कुछ होता है, तो उल्टा इन्हीं पर भारी पड़ गया। और इसी के चलते इंडिया के बहुत सारे लोगों के दिल में नेशनलिज्म की भावना आई और बाद में फिर ब्रिटिशरों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। तो हर चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो ये चेंजेस को हम कैपिटलिज्म से लिंक करते हैं। ये यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, मतलब उन्होंने एक्सप्लोर करा, फिर एक्सप्लोर करने के बाद एक्सप्लॉइट करा, उन चक्करों में ये सब हमें देखने को मिले हुए हैं, है ना। तो जो कॉलोनाइज कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया, यहाँ जो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा लेना देना था, इसी ने इन्फ्लुएंस करा था। तो कैपिटलिज्म के चक्कर में राइज हुआ नेशन स्टेट्स का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब भाई गवर्नमेंट है, सोवरेन पावर है, मतलब उनकी मर्जी है वो अपनी कंट्री को, अपने लैंड को कैसे गवर्न करेंगे। एक डिफाइंड टेरिटरी है कि भाई इतनी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में हमारी गवर्नमेंट रूल करेगी, और जो लोग हैं वो अपने आप को उस सिंगल नेशन का सिटीजन बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है, ये आजकल हमें सुनने को मिल रहा है। आप बोलते हो कि भाई ये तो बहुत कॉमन है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पासपोर्ट बहुत रेयर थे, सोसाइटीज वैसे ऑर्गेनाइज नहीं थी जैसी आज हमें देखने को मिल जाती है। आज आप कहीं पर भी नहीं जा सकते एकदम से, पासपोर्ट, वीजा, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो जो नेशन स्टेट्स है ना, ये नेशनलिज्म से लिंक्ड है, आपको पता होना चाहिए। मतलब लोग क्लेम करते हैं हमारे राइट्स हैं, हमारी फ्रीडम है, हमारी सोवरेनिटी है। गवर्नमेंट बोलती है हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंडिया की गवर्नमेंट बोलेगी ये नहीं है कि अब दूसरी कंट्री हमको बताएगी कि हम अपने लोगों को कैसे गवर्न करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम नेशन स्टेट्स को नेशनलिज्म से भी लिंक कर सकते हैं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई है।
तो यहाँ पर फिर एक और इंटरेस्टिंग बात इसी चक्कर में निकल कर आती है कि एक तरफ नेशनलिज्म की बात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं। भाई ब्रिटिशर अपनी देश में तो आज़ाद है, लेकिन उन्हें दूसरों को तो गुलाम बना के रखा हुआ है। तो नेशनलिज्म कॉलोनियलिज्म साथ में नहीं चल सकते, और इसी चक्कर में ये चीज़ ब्रिटिशरों को और भारी पड़ी। इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बोला भाई ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, एक तरफ नेशनलिज्म की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम पर इन्वेड करा गया है, हमें कॉलोनी बना लिया गया है। तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए लड़ाई करी। और आपको पता है, हमने हिस्ट्री वगैरह में स्वराज के बारे में पढ़ा हुआ है कि भाई स्वराज हमारा बर्थ राइट है, मतलब हम सोवरेन रहेंगे, हमें आज़ादी होना चाहिए कि हम खुद को कैसे गवर्न करवाना चाहते हैं और हमारी गवर्नमेंट हमें कैसे गवर्न करेगी, किसी और को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर इंडिया में नहीं रह सकते। तो ये चीज़ इन्हीं पर भारी पड़ी, नेशनलिज्म ने इन्हें मिटाने का काम करा। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इमीडिएट रीजन क्या था? नेशनलिज्म। फिर अगला टॉपिक आता है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है जब मशीन बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ आप शिफ्ट होते हैं। पहले लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, अपने हाथों का यूज ज़्यादा करते थे, धीरे धीरे करके अब हम मशीन बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़े और इसमें हम पावर सोर्सेस यूज करते हैं जैसे कि स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था भाई, लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग कहाँ पर काम करते हैं? फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में, शॉप्स में, मतलब एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड वर्क ज़्यादा नहीं करते हैं। 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन वेस्ट में सिटीज़ में रहती है जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहीं पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसलिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अर्बनाइजेशन से भी लिंक कर सकते हैं। देखिए, पहले लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो रूरल एरिया में, अब उन्हें पता चला भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी सिटीज़ में ज़्यादा है, तो वो सिटीज़ में माइग्रेट कर गए, वहाँ पर वो रहने लग गए, वहाँ पर वो काम करने लगे, वहाँ पर अर्बनाइजेशन देखने को मिला। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद अर्बनाइजेशन हुआ। तो इन दोनों को हम लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी इन्हें लिंक करा जा सकता है। ब्रिटेन ने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था, ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर ज़्यादातर हमें अर्बन चीज़ें ही देखने को मिलती हैं, अर्बन सिटीज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं। अगर हम 1800 की बात करते हैं तो 20% से कम लोग ऐसी सिटीज़ में रहते थे जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है। लेकिन 1900 की बात करते हैं तो ये 20% बढ़कर कितना हो गया? 74%। लंदन जिसकी पॉपुलेशन 1.1 मिलियन थी 1800 में, वो कितनी हो गई 1900 में? 7 मिलियन, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आप सोचिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी बन गई है और एक मेजर सेंटर बन गई मैन्युफैक्चरिंग का, कॉमर्स का और फाइनेंस का, याद रखिएगा। लेकिन अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आप बोलेंगे यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल गया। मतलब देखिए ब्रिटिशर लोगों का कितना बड़ा एक इम्पैक्ट था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल अर्बन सेंटर्स थे वो डिक्लाइन कर गए। भाई ब्रिटेन में बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पर बहुत कम दामों में चीज़ें बनने लग गई, तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स करने लग गई, क्योंकि अब लोगों को वो चाहिए ही नहीं, डिमांड कम हो गया। तो फिर क्या हुआ इस चक्कर में, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बूम करा एकदम से, लेकिन जो इंडिया का कॉटन और सिल्क का एक्सपोर्ट था वो एकदम से डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वही मैनचेस्टर जैसी जगहों से कंपटीशन बढ़ गया। उन लोग सस्ते दाम में जल्दी जल्दी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए हमें डिक्लाइन देखने को मिल गया। तो जो हमारी पुरानी बहुत फेमस सिटीज़ थी, जो इकोनॉमिक हब हुआ करती थी, सूरत, मसूलीपट्टनम, वो डिक्लाइन कर गई, और मद्रास, बॉम्बे जैसी नई नई सिटीज़ अब ग्रो करने लग गई। क्यों? क्योंकि ये भाई ब्रिटिश से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह भी कई जगहों पर देखने को मिलते थे, तो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, तो इन पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, इन्होंने उस हिसाब से खुद को चेंज करा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एकदम से इंक्रीज देखने को मिला ग्रोथ में। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इनका जैसे जैसे इम्पैक्ट पड़ा, तो हमारी जो टाउन्स थे उस समय के फेमस, जैसे थांजावुर, ढाका, मुर्शिदाबाद, इनके कोर्ट्स, आर्टिसंस खो दिए इनने। वो वहाँ क्यों रहेंगे जब उनके लिए वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। लेट 19th सेंचुरी में अब फैक्ट्रीज मैकेनाइज्ड हो गई, इससे क्या हुआ, अर्बन पॉपुलेशन में हमें इंक्रीज देखने को मिल गया। जैसे लग्जरी जो मैन्युफैक्चर्स थे, डक्का, जिसे अब आज हम ढाका बोलते हैं, बांग्लादेश का कैपिटल, पहले नाम अलग था, है ना भाई, यहाँ पर तो कोलैप्स आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि लोकल डिमांड खत्म हो गई, फॉरेन मार्केट से डायरेक्ट कंपटीशन आ गया। लेकिन विलेज क्राफ्ट, मतलब विलेजेस में जहाँ हाथों से लोग क्राफ्ट वगैरह करते हैं, वो अगर हम बात करते हैं ऐसी जगहों में जो ईस्टर्न इंडिया से आउटसाइड है, मतलब जहाँ पर ब्रिटेन का इतना इम्पैक्ट नहीं था,
उन्होंने थोड़े लंबे समय तक सर्वाइव करा। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, रेलवेज स्प्रेड हुआ तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, तो इन्हें भी फिर सफ़र करना पड़ा। तो मतलब वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस चक्कर में इंडिया में जो फेमस सिटीज़ थी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। तो इन शॉर्ट ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे से ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज में गए। इंडिया में उल्टा हो गया, लोग एग्रीकल्चर में वापस जाने लग गए। भाई कोई आर्टिस्ट है, अब डिमांड ही नहीं है, वो पैसे ही नहीं कमा पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो वापस अपने गाँव चला गया, एग्रीकल्चर में लग गया। तो इंडिया में उल्टा चीज़ हमें देखने को मिल गया। तो अगर हम सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करते हैं तो ये हाईलाइट करते हैं कि कोलोनिज्म का कितना कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाता है। मतलब वहाँ कुछ और हो रहा है, इंडिया में कुछ और हो रहा है ना। तो अगर हम वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया के एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट है। न्यू सोशल ग्रुप सामने आए, रिलेशनशिप नए आए। भाई अब लोग फैक्ट्रीज में काम करने लग गए, अलग अलग जगह पर काम करने लगे, तो नए नए ग्रुप्स फॉर्म हुए, सोशल स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। तो पूरे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस देखने को मिले। कॉलोनियल सिटीज जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अब इनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल था एम्पायर के इकोनॉमी को बढ़ाने में। कैसे? भाई कोस्टल सिटीज थी तो एक्सपोर्ट वगैरह बहुत होता था। बचपन से हम पढ़ रहे हैं, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड वापस से इंपोर्ट करते थे, तो यहीं से होता था वो काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज बन गए, है ना। तो कुल मिलाकर इंडिया का फायदा उठाया गया, वो जगह जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज में है उनका फायदा उठाया गया, जिससे ब्रिटेन और आगे बढ़ सके, इंडिया और डूब जाए। इनका यही काम था। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम बॉम्बे की बात करते हैं तो 1900 में 3/4 इंडिया का जो रॉ कॉटन था उसको इन्होंने हैंडल करा। कलकत्ता की बात करते हैं तो इससे जूट एक्सपोर्ट करा। मद्रास की बात करते हैं तो कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो, कॉटन इन्होंने ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करा। तो इन सब का रोल बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो कॉलोनियल अर्बनाइजेशन के चक्कर में हमारी जो पुरानी सिटीज़ है उनका डिक्लाइन आ गया और न्यू कॉलोनियल सेंटर्स हमें देखने को मिले, कोलकाता बीइंग द फर्स्ट टू इमर्ज। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 1690 में जॉब चार्नोक, ये एक इंपॉर्टेंट नाम निकाल कर आता है। इन्होंने हुगली रिवर के पास 3 विलेजेस को लीज करा। कौन से विलेजेस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश करना था। फिर क्या हुआ, 1698 में यहाँ पर फोर्ट विलियम बना दिया गया और आसपास के एरिया को क्लीन कर दिया गया, जिसे मैदान बोलते हैं। फिर हुआ ये कि इस चक्कर में ना ये एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया, फोर्ट और ये जो मैदान था। तो इस चक्कर में कोलकाता बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल निकल कर आता है। 3 विलेजेस के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद टी प्लांटेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर अर्बनाइजेशन की बात करते हैं इंडिया में तो ऑब्वियसली कॉलोनियल इंटरेस्ट को देखकर ये शेप्ड थे। मतलब उनको कैसे प्रॉफिट हो सकता है उसी को देखकर इंडिया में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था। नेचुरल उसमें कुछ भी नहीं होता था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम टी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करा, अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करा। लोगों को कैसे रिक्रूट करना है, उनसे कैसे काम करवाना है, लेबर्स को इन्होंने बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करा। मतलब अपनी कंट्री में इन लोग लॉस फॉलो करते थे लेकिन इंडिया में नहीं करते थे। नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इंडिया में इन्होंने लेबर वगैरह लोगों को बहुत सफरिंग पहुंचाई है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा सही से चीज़ों को। टी इंडस्ट्री इंडिया में 1851 में स्टार्ट हुई, मेनली असम में हुई। 1903 की अगर बात करते हैं तो 5 लाख से ज़्यादा वर्कर इस चीज़ में काम करते थे। असम की पॉपुलेशन बहुत कम थी, पुअर कंडीशन थी, तो वर्कर को ना दूसरे प्रोविंसेस से बुलाया जाता था और फ्रॉड करके, कोर्शन मतलब क्या होता है, जबरदस्ती करके बुलाया जाता था। और इन लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट भी लेते थे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर एक्ट जो है, इस 1863 एक्ट को यूज करके बुला लेते थे। मतलब ये इलीगल नहीं है, हम आपको बुला सकते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट पे भी इन लोग सपोर्ट लेते थे, वहां पर भी ऐसे ऐसे लॉस बना देते थे जिससे कोई कुछ बोल ही ना पाए। तो इन्होंने बहुत तरीके से इंडिया के लोगों को परेशान करा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर लेते हैं। तो भाई इंडिया को तो शेप करा है कॉलोनियल पीरियड में, नो डाउट, हमको पता है, इसके बारे में हमने देखा। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक्टिवली प्रमोट करा कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया को बर्बाद कर दिया गया, तो उस बर्बादी से बचने के लिए, वापस से खुद को ठीक करने के लिए हमने बोला कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, सही से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इस पर हमने बात करी। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, उनका कहना था कि पॉवर्टी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उन्होंने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो इससे सोसाइटी में इक्वालिटी भी आएगी और ग्रोथ भी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो इन्होंने फोकस करा कि हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का रोल हम बढ़ाएंगे, लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर को हम बढ़ाएंगे और ये करके हम इंडिया को पॉवर्टी के सर्कल से बाहर निकालेंगे, इंडिया को डेवलप करेंगे। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की। इसके बाद अर्बनाइजेशन
अर्बनाइजेशन की फिर से अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया में बात करते हैं तो देखिए रैपिडली इंक्रीज हुआ अर्बनाइजेशन। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो इन चक्करों से और तेजी से ये बढ़ा है, इनका रोल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक सोशियोलॉजिस्ट निकल कर आते हैं M.S.A. राव। इन्होंने हाईलाइट करा कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो अर्बनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन ये जो एक्सटेंट है, मतलब किस लेवल पर वो इन्फ्लुएंस्ड है, किस लेवल पर उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि उनका आसपास के सिटीज़ और टाउन से रिलेशनशिप कैसा है, मतलब उस विलेज का रिलेशन कैसा है आसपास के सिटी या फिर टाउन से। तो इन्होंने 3 टाइप्स बताए। माइग्रेशन, विलेजर्स मूव कर जाते हैं सिटी में काम करने के लिए और वापस अपने घर पैसा भेजते हैं और कई बार विजिट भी करते हैं। कई बार तो ओवरसीज भी माइग्रेट कर जाते हैं और अपने विलेजेस में इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो भी पैसा वो कमाते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन में क्या बोला गया है, वो विलेजेस जो इंडस्ट्रियल टाउन के आसपास हैं, जैसे कि अगर हम भिलाई के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर लैंड एक्विजिशन, मतलब लैंड ले लिया जाता है, बहुत सारे बाहर से इमिग्रेंट वर्कर आते हैं तो उनके साथ आपको डील करना पड़ता है, तो पूरा जो लोकल डायनामिक्स है वही चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हैं और कोई आपको काम देने वाला है, आप भी हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं और काम देने वाला है, तो पूरा रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वही चेंज हो रहा है। फिर मेट्रोपॉलिटन एक्सपेंशन की बात करते हैं, वो विलेजेस जो ऐसी सिटीज़ के आसपास हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो या तो सिटीज़ उन्हें भी एब्जॉर्व कर लेती हैं कि आप भी भाई हमारा हिस्सा बन गए हैं, या फिर उनके लैंड को यूज़ कर लिया जाता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए और उससे उनकी कम्युनिटी को इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये 3 टाइप निकल कर आते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन और नंबर ऑफ अर्बन एरियाज, टाउन्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो भाई, परसेंटेज शेयर की अगर हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की, तो वो तो ग्रो हो रहा है इंडिया में, लेकिन अगर हम डिसेनियल मतलब 10 साल के ग्रोथ रेट की बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की, तो वो डिक्रीज हो रहा है। आप बोलेंगे क्यों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगों ने माइग्रेट करा, अब कम कर रहे हैं, अब यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। कई बार टाउन्स बहुत सैचुरेटेड हो जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रूरल एरियाज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं तो लोग माइग्रेट नहीं करते। तो बहुत सारे रीज़न निकल सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चेंज आता है तो पहले परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है। 1951 की बात करते हैं तो 17.29% इंडिया की पॉपुलेशन 2843 टाउन्स में रहती थी, लेकिन 2011 की बात करते हैं तो ये बढ़कर 31.16% हो गया और 7935 टाउन्स हो गए। मतलब देखिए, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन भी और नंबर ऑफ टाउन्स भी। लेकिन अगर हम डिसेनियल ग्रोथ रेट मतलब 10 साल ग्रोथ रेट की बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की, तो वो डिक्रीज हुआ है। 1951 में 41.42 था, 2011 में 31.80 हो गया है। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्बन एरियाज में हमें लार्जर पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला है अगर हम रूरल एरिया से कंपेयर करते हैं तो। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रूरल ग्रोथ रेट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल गया है, मतलब वहाँ उतनी ग्रोथ रेट अब नहीं हो रही है, बहुत शार्प हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कंक्लूजन भाई यही निकलता है कि कॉलोनियलिज्म हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट नहीं करता, हमारी डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ तो खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो कॉमेंट ज़रूर से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ह्यूमैनिटीज़ के घर पर आपको मिलेगी। ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, अपना ध्यान रखिए।